अब इन एमपीज को जोड़ना महाराष्ट्र के अंदर काफी आसान है। पहले तो शरद पवार की फैमिली में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने फूट डाली है, जो शरद पवार इतने सालों से अलग अलग महाराष्ट्र की फैमिलीज में करते आए हैं। मोहिते पाटिल की फैमिली में देख लीजिए, पुणे में कई सारी पार्टी, एकनाथ खड़से की फैमिली को देख लीजिए, वहां पर उन्होंने फिर जो पुणे में भी एक फैमिली थी, मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा है, उस फैमिली में भी ऐसी 4-5 फैमिलीज है जो कि शरद पवार ने हमेशा से ये किया है कि एक बेटे के खिलाफ पिता को लड़वा लिया, फिर बहन के खिलाफ भाई को लड़वा लिया, या अजित पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे को खड़ा कर दिया। तो ऐसे प्लान शरद पवार करते रहते हैं। ऐसे में यही प्लान देवेंद्र फडणवीस ने किया कि उनके ही भतीजे को उन्हीं से अलग किया जाए और एक अलग फैक्शन, उन्हें अपनी पार्टी में नहीं, उनकी पार्टी विद उनका सिंबल छीन लिया जाए। और कहीं ना कहीं शरद पवार आज पूरी तरीके से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आप समझिए कि शरद पवार के मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो भी है वो सरकारी है या सरकार की मदद से चलते हैं। जो उनकी फैक्ट्रीज हो गई, जो उनके अलग अलग जो बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, जिनके ऊपर ईडी नजर लगा के बैठी हुई है, इनसे बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए और अपनी बैंकों को फंड्स लेने के लिए कहीं ना कहीं अजित पवार की, शरद पवार को जरूरत है। क्योंकि अभी पवार फैमिली में केवल और केवल अजित पवार ही वो व्यक्ति है जो सेंटर में और स्टेट में पावर में है, पूरी पवार फैमिली में मैं कह रहा हूं। इसलिए अजित पवार का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी का फायदा अमित शाह मुझे भविष्य में और बहुत ही जल्द उठाते हुए दिख रहे हैं। अगर रिसेंटली ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो शरद पवार का जब बर्थडे था तब फोन पे विश करने के बाद भी अमित शाह पर्सनली विजिट करने के लिए शरद पवार से मिलने गए। पहले तो आपने फोन के ऊपर विश कर दिया है, फिर आपको जरूरत ही नहीं थी शरद पवार से मिलने की। एक तो पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अजित पवार शरद पवार से नहीं मिलने वाले, एक ये मैं क्लियर कर दूं, जो मिलने वाला है वो शरद पवार अजित पवार से। यानी यहाँ पर मजबूरी अजित पवार की नहीं है, वो आज चाचा के बिना आराम से बहुत ही सटल तरीके से राज्य के अंदर, सेंटर के अंदर, दोनों जगह बहुत ही अच्छी तरीके से आरामदायक जिंदगी अपनी बिता रहे। जरूरत है शरद पवार को, तो शरद पवार ही अजित पवार के फैक्शन में मुझे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के साथ तो पर्सनल बदला है देवेंद्र फडणवीस का, मतलब एक तरीके से खुन्नस है, क्योंकि 2019 में जो धोखा दिया है वो हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था। देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हम सुनते थे, वो कह रहे थे कि मतलब ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि एक पड़ोसी, जब समझिए घर में कोई नाराज है तो वो पड़ोसी के घर जाता है अपनी नाराजगी बयां करने के लिए, पर पड़ोसी के घर में रहने तो नहीं जाता ना, वो अपने घर में वापस आ जाता है। पर उद्धव ठाकरे पड़ोसी के घर में रहने ही नहीं गए, उन्हें अपना रिश्तेदारी बना लिया। जैसे शरद पवार और कांग्रेस के साथ वो शामिल ही हो गए, अपना घर बार भूल गए, अपने बाप को तक भूल गए। देवेंद्र फडणवीस नहीं बाला साहेब ठाकरे अपने बाप को, अपनी बाप की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से भूल गए, अपने हिंदुत्व की विचारधारा को भूल गए और मुसलमानों के वोट लेने के लिए भैया कटोरा लेकर उनके पैरों में पड़ गए मौलवी मौलानाओं के सामने। आप पूछिए मत, मातोश्री में वो मौलाना और मौलवी आने लगे हैं और आज भी आ रहे हैं। इतनी खराब हालत होने के बाद भी उद्धव ठाकरे को बिल्कुल अक्ल नहीं आई है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बदल या चेंज मुझे उद्धव ठाकरे के स्वभाव में, उनकी पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा है। अगर हम एक तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ देखें और उनके जो बचे कुछ विधायक हैं, जो लगभग 20 चुनकर आए हैं, ऐसे में उनके जो 20 लोग हैं और जो 9 एमपी सेंटर में है वो किसी काम के नहीं है। एमपी के क्षेत्र में ना ही कोई काम हो रहा है, ना ही विधायकों के क्षेत्र में कोई काम होने वाला है, और वो इन फ्यूचर उद्धव ठाकरे के साथ उनका कोई भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिंधुदुर्ग का एग्जाम्पल ले लीजिए, राजापुर विधानसभा क्षेत्र का, जो जहां पर राजन साळवी पूर्व विधायक थे जिनकी हार हुई है इस बार, वो मातोश्री में गए थे अपनी नाराजगी जताने के लिए कि जो विचारधारा उद्धव ठाकरे ने छोड़ी थी और आदित्य ठाकरे ने जो रिफाइनरी वगैरह तो उनके विधानसभा क्षेत्र में आने नहीं दी थी, ऑयल रिफाइनरी की, उसकी वजह से जो उनके कार्यकर्ता थे और जो लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजन साळवी से नाराज थे। अब ये होते हुए भी जो पता है कि लोग रिफाइनरी चाहते हैं, पर अपना एजेंडा एक तरीके से उसके साथ रहने के लिए उन्होंने रिफाइनरी का विरोध किया। अब वो विरोध करते करते इतना विरोध हो गया
कि राजापुर में राजन साळवी की हार ही हो गई। अब जब अपनी हार किन कारणों की वजह से हुई वो बताने के लिए जब वो मातोश्री में पहुंचे तो डायरेक्टली उद्धव ठाकरे उनके ऊपर चिल्लाने लगे और गाली गलौज भी हुआ, ऐसा सुना मैंने डायरेक्टली। और राजन साळवी ने तो मीडिया के सामने आके कह दिया है कि मैं अब सोचूंगा कि क्या करना है, एक मतलब वो बीजेपी में जाएंगे, ऐसी बातें हो रही है। इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे उनके विधायक मतलब ज्यादा कोशिशें भी नहीं करनी है, लगभग 5 से 6 महीने वेट करना है। और कई सारे लोग और एमपीज भी एनडीए में मुझे शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेजॉरिटी मोदी के लिए यूपीटी और शरद पवार के एमपीज अपने पार्टी में शामिल करना या अजित पवार और शिंदे की पार्टी में शामिल करना ही ज्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि ये एमपीज ही वो एमपीज है जो आपकी आइडियोलॉजी पर चलेंगे और आपका कहा मानेंगे।